नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी किसानों की भारत बंद की, किसानों के आंदोलन को मिले राजनीतिक दलों के साथ की, जानेंगे कि क्या टाले जा सकते हैं पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव, त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव क्यों फंस रहे हैं अपने ही बयान पर, बात करेंगे बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण की, गोवा में कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलों की, और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की नीतियों पर संघ के सवालों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हरीश चौधरी का दावा, पंजाब से अलग है राजस्थान में परिस्थितियां, सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में हैं 100 से ज्यादा विधायक। यूपी चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तेज किया प्रचार अभियान, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची लखनऊ, एक सप्ताह तक प्रियंका लखनऊ से ही बनाएंगी पार्टी की चुनावी रणनीति। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने फिर दिया पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर, कहा सोनिया और राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नहीं किया सम्मान। शेयर बाजार में आई तेजी, 29 अंकों की तेजी के साथ 60,078 पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में आई 2 अंकों की तेजी, 17,855 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। किसानों के भारत बंद का आज जबरदस्त असर दिखाई दिया। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ तो अधिकांश जगह बाजार बंद दिखे। सरकारी कार्यालयों में कामकाज पर भी इसका असर दिखाई दिया। कई राजनीतिक दलों का भी बंद को समर्थन था, इसलिए इसका असर व्यापक दिखाई दिया। तो कहां रहा सबसे ज्यादा असर और कौन हुआ बंद से प्रभावित, देखिए ये रिपोर्ट। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुआ किसानों का भारत बंद 4 बजे समाप्त हो गया। बंद का असर पूरे देश में दिखाई दिया। आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखा जा रहा है और बंद के दौरान पंजाब पूरी तरह से ठप दिखाई दिया। सभी हाईवे किसानों ने जाम कर दिए थे। शहर में भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। लुधियाना में किसानों ने 40 जगह धरना दिया। मोगा फिरोजपुर और मोगा लुधियाना हाईवे पर वाहन नहीं दिखाई दिए। दिल्ली जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया। रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उत्तर रेलवे के मुताबिक अंबाला और फिरोजपुर मंडल में करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हरियाणा में विरोध कर रहे किसानों ने चरखी दादरी में राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया, जबकि कुरुक्षेत्र में भी कई सड़कों को बाधित किया गया। बहादुरगढ़ में किसानों ने रेल ट्रैक पर ही धरना दिया, जिस कारण रेल संचालन ठप पड़ गया। गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद में भी बंद का असर दिखाई दिया। गुड़गांव बॉर्डर पर तो किसानों के विरोध के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। यूपी में भी बंद का असर देखा गया। दिल्ली मेरठ हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया। मुजफ्फरनगर, मथुरा, बागपत में भी कई जगह किसानों ने हाईवे जाम किए। लखनऊ में प्रदर्शन हुआ। नोएडा में किसानों ने प्राधिकरण का घेराव किया। केरल में सत्तारूढ़ वामदल और कांग्रेस दोनों ही बंद के समर्थन में थे, जिस कारण यहां बंद पूरी तरह से सफल रहा। सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति बेहद कम रही। बाजार पूरी तरह से बंद थे। रेल और सड़क आवागमन भी ठप पड़ा रहा। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता किसानों के साथ सुबह से ही सड़क पर दिखाई दिए। पटना, वैशाली, आरा, दरभंगा, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद समेत कई जिलों में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया, सड़क जाम की। अधिकांश स्थानों पर बंद शांतिपूर्ण रूप से सफल रहा। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले गांधी सेतु को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया। बाद में इसे खोल दिया गया। आरा में आरा सासाराम हाईवे और बेगूसराय में NH-31 को जाम किया गया। पश्चिम बंगाल में जगह जगह ट्रेनें रोकी गईं। यहां सत्ताधारी टीएमसी ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है, लेकिन बंद से टीएमसी कार्यकर्ता दूर रहे। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस समर्थकों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी बंद का व्यापक असर देखा गया। बंद की सफलता पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा भारत बंद सफल रहा। हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही का भी ध्यान रखना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। किसानों ने तो अपनी ताकत दिखा दी। अब बारी सरकार की है कि वो किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान करे।
भारत बंद की सफलता के बाद किसानों को उम्मीद है कि सरकार के साथ एक बार उनकी बातचीत फिर शुरू होगी। दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार पर दबाव बना रहा है कि किसानों से वो बातचीत करे और किसानों की समस्याओं का हल निकाले। तो आइए देखते हैं कि किसानों के समर्थन में किन किन विपक्षी दलों ने उठाई आवाज। किसानों के भारत बंद को पहले ही विपक्षी दलों का समर्थन मिल चुका था। किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है, इसीलिए #आज भारत बंद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाले दम्भी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटने का कारण बनने लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये दुख की बात है कि किसानों को भारत बंद का आह्वान करना पड़ रहा है। अगर आजाद भारत में भी किसानों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहां सुनी जाएगी। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे माने। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा, इस आंदोलन में हम लोग किसानों के साथ हैं। महागठबंधन की सभी पार्टियां उनके साथ हैं और इनके अलावा भारत बंद को एनसीपी और वामपंथी दलों का भी समर्थन मिला। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार को बातचीत के माध्यम से इस प्रदर्शन को पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था। बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। किसानों की सभी मांगे जायज हैं और बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के बंद की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार खामोश है। उसकी नजर तो बस पश्चिम बंगाल पर है, जहां भवानीपुर सीट पर हो रहे उपचुनावों में उसे टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को रोकना है। लेकिन आज यहां चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा मच गया। पिस्टल तक निकल आए और मजेदार बात यह रही कि जिस पार्टी की तरफ से पिस्टल निकाले गए वही लोग चुनाव रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीएम रहेंगी या उन्हें देना होगा इस्तीफा, ये भवानीपुर की जनता को तय करना है। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव प्रचार भी आज शाम समाप्त हो गया है। लेकिन 30 सितंबर को वोटिंग होगी भी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग से मांग की गई है कि भवानीपुर सीट के उपचुनाव रद्द कर दिए जाएं। इसके लिए पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि बंगाल सरकार ने भवानीपुर में बीजेपी को प्रचार ही नहीं करने दिया। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को प्रचार करने से रोका। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में दिख रही है। इस घटना के वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दिलीप घोष के साथ चल रहे लोग अचानक हाथों में रिवॉल्वर निकाल लेते हैं और हवा में लहराने लगते हैं। 2 लोग तो कैमरे में साफ साफ देखे भी जा सकते हैं। इस दौरान दिलीप घोष भी अपना आपा खोते हुए दिखाई दिए। कैमरे में दिलीप घोष विपक्षियों के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हुए भी सुने जा सकते हैं। बाद में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को किसी तरह से वहां से निकाला गया। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्थिति बहुत खराब है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। बीजेपी को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया, हमने चुनावों को रद्द करने की मांग की है। दूसरी ओर टीएमसी ने साफ कर दिया है कि उनके किसी भी कार्यकर्ता ने बीजेपी को चुनाव प्रचार से नहीं रोका है। ये बीजेपी की आपसी लड़ाई है, इसमें टीएमसी का कोई रोल नहीं है। ममता बनर्जी भवानीपुर से बड़े मार्जिन से जीत रही हैं, इसीलिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भवानीपुर सीट से टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय को जीत मिली थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन सकें। ममता बनर्जी के लिए अगले 40 दिन के अंदर विधायक बनना जरूरी है, नहीं तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। भवानीपुर में क्या होगा, वोटिंग होगी या चुनाव टलेगा, ये फैसला चुनाव आयोग को लेना है। चुनावी हंगामे का असर कोलकाता से दिल्ली तक सुना जा सकता है। वैसे हंगामा त्रिपुरा में भी मचा हुआ है। यहाँ के सीएम विप्लव देव के एक बयान को लेकर विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल इस बार विप्लव देव के निशाने पर राजनीतिक दल नहीं, अदालत ही आ गई है। तो क्या कहा है विप्लव देव ने, देखिए ये रिपोर्ट। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। अपने उटपटांग दावों और बयानों को लेकर देश में सुर्खियां बटोरते रहे विप्लव देव इस बार भी ऐसा दावा कर रहे हैं जो उन्हें कानूनी पेचीदगियों में फंसा सकता है। दरअसल सीएम विप्लव देव त्रिपुरा सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे न्यायपालिका से न डरें और काम के आड़े कोर्ट की अवमानना को न आने दें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा, देश के इतिहास में कोर्ट की अवमानना पर कितने लोग जेल गए हैं।
कोर्ट अगर हमें पकड़ने के लिए पुलिस भेजेगी तो पुलिस वापस जाकर बताएगी कि आरोपी नहीं मिला, पुलिस अपने कंट्रोल में है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट की अवमानना को टाइगर की तरह माना जाता है, लेकिन यहाँ मैं टाइगर हूँ, मेरे हाथ में पावर है। अगर किसी को जेल जाना होगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। पुलिस हमारे कंट्रोल में है, हमारे पास पावर है। यानी साफ है कि विप्लव देव साफ साफ अधिकारियों से कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑर्डर दे तो उसका पालन अपने हिसाब से करें, कोर्ट के हिसाब से न करें। विप्लव देव के इस बयान को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विप्लव देव के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, ये पूरे देश का अपमान है, वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी को संज्ञान लेगा जो उसका अनादर करती है? अब देखना है कि विप्लव देव के इस बयान पर उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलता है या नहीं। कोर्ट की अवमानना का मुद्दा तो बनता है, लेकिन इससे क्या होगा? क्योंकि त्रिपुरा के सीएम के लिए तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आखिर पुलिस तो उनकी ही है। साफ है कि त्रिपुरा की बीजेपी सरकार किसी की नहीं सुनेगी, वो सिर्फ वही काम करेगी जो उसे सही लगेगा। जैसे जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार अड़ी हुई है, इसका असर बिहार में एनडीए गठबंधन पर भी दिख रहा है। मोदी सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ है तो नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मुद्दे से पीछे हटने से मना कर दिया है, वो नए रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश बीजेपी से अलग हो रहे हैं? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्ते सुलझने से ज्यादा उलझते दिख रहे हैं। वैसे तो केंद्र और राज्य दोनों ही जगह बीजेपी और जेडीयू साथ साथ हैं, लेकिन जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्र सरकार से नाराज दिख रहे हैं। कारण भी है, नीतीश ने केंद्र सरकार से जब भी कुछ मांगा उनकी मांग पूरी नहीं हुई। पटना में केंद्रीय यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर विशेष राज्य के दर्जे का, पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की मांग हमेशा अनसुनी की है और अब मामला जातिगत जनगणना का है। नीतीश कुमार इसे लेकर पूरी ताकत लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि नीतीश के दबाव में बीजेपी नेताओं को भी उनके साथ आना पड़ा। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार बिहार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर दिल्ली पहुंचे और पीएम से मिले तो नीतीश के साथ बीजेपी नेताओं ने भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया। नीतीश ने इस मुलाकात के बाद कहा कि पीएम ने उनकी बातें गंभीरता से सुनी, लेकिन ये गंभीरता केंद्र द्वारा कोर्ट में दायर हलफनामे में नहीं दिखी, क्योंकि केंद्र की ओर से साफ कह दिया गया है कि वो जातिगत जनगणना को तैयार नहीं है। केंद्र के इस हलफनामे के बाद से ही बिहार एनडीए के जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। आरजेडी तो इसे लेकर नीतीश कुमार को घेरने में लगी हुई है, तो नीतीश का रुख आरजेडी के प्रति अब नरम पड़ने लगा है, क्योंकि दोनों ही दल जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। दरअसल नीतीश कुमार इस मामले में इतना आगे निकल चुके हैं कि उनके लिए पीछे लौटना मुश्किल दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए जरूरी है, केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आजादी के पहले जनगणना हुई थी, आजादी के बाद नहीं हुई। जातीय जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में सही जानकारी होगी, तब पता चलेगा कि जो पीछे है उसे आगे कैसे किया जाए। जातीय के साथ साथ उपजातीय जनगणना भी कराई जाए। तो नीतीश एक तरफ मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं तो दूसरी तरफ नए विकल्प की तलाश भी कर रहे हैं। वो सीएम की कुर्सी को लेकर परेशान हैं, जिस कारण वो एनडीए नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से संकेत साफ दिए जा रहे हैं कि इस मुद्दे पर वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनकी कुर्सी ही क्यों न चली जाए। ऐसे में साफ है कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए से किनारा कर सकते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने का फैसला कब तक लेते हैं ये नीतीश कुमार खुद तय करेंगे, लेकिन गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरो ने फैसला कर लिया है कि उन्हें अब कांग्रेस में नहीं रहना। फलेरो ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो क्यों फलेरो ने दिया इस्तीफा, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब की सियासी मुश्किल से कांग्रेस अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाई थी कि गोवा में उसकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। 2017 में गोवा विधानसभा चुनावों में सत्ता के बेहद करीब पहुंचकर भी सत्ता से दूर रही कांग्रेस को इस बार उम्मीद थी कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन पार्टी के नेता ही दल बदल रहे हैं। पार्टी के 1 दर्जन के करीब विधायक पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब इस्तीफा देने की बारी पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरो की है। फलेरो ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। वैसे इस बात के संकेत कल रविवार से मिलने लगे थे। फलेरो ने बयान देते हुए कहा था कि ममता बनर्जी मजबूत नेता हैं और मोदी सरकार को वो ही टक्कर दे सकती हैं, कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती। अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद फलेरो ने कहा कि कांग्रेस में मेरी आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी। जब पार्टी मेरी ही बात नहीं सुन रही तो उन लोगों की कल्पना कीजिए जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया था।
आइए हम सब लोग मिलकर इस अध्याय को समाप्त करें और गोवा में एक नया सवेरा लाएं। तो फलेरो ने ये भी साफ कर दिया है कि वो अब टीएमसी में जा रहे हैं। कल उनकी ममता बनर्जी के साथ मुलाकात भी हो सकती है। टीएमसी फलेरो को गोवा विधानसभा चुनावों के लिए सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। पार्टी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा चुनाव में इस बार वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात संघ और सरकार के बीच मतभेद की। ई कॉमर्स कंपनियों पर पहले ही सवाल उठते रहे हैं, खास तौर पर बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर। और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि अमेजन की तरफ से भारत में लीगल फीस के रूप में 8,546 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहा है कि आखिर ये पैसा कहां गया और क्या सरकार को अमेजन की ओर से रिश्वत दी गई है। और अब इस मामले में आरएसएस भी विपक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के करीबियों को भी सरकार की नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं। खास तौर पर विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन को लेकर संघ भी इस मामले में अपनी ही सरकार से खफा दिखाई दे रहा है। संघ से जुड़े समाचार पत्र पांच जन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेजन पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो चिंता की बात है। सरकार को इस मामले में जांच करानी चाहिए। अपनी कवर स्टोरी में पांच जन ने लिखा है, अमेजन कंपनी के ही एक कर्मचारी ने यह खुलासा किया है कि कंपनी ने सरकारी अधिकारियों को पैसे देने के लिए एक बड़ी राशि का इस्तेमाल किया है। ये सवाल अमेजन से पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो क्या गलत काम करता है जो उसे काम के बदले गलत तरीके से पैसे देने की जरूरत पड़ती है। अमेजन भारत के बाजार पर कब्जा करना चाहती है, अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहती है, भारतीय संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसी तरह का काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया था। पांच जन के दावे पर संघ परिवार से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्वनी महाजन ने कहा कि हम लोग 2015 से ही अमेजन के बारे में आवाज उठा रहे हैं। ये कंपनी गलत तरीके से देश में व्यापार कर रही है। ये हमारे देश के अर्थतंत्र पर कब्जा करना चाहती है और इसीलिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 कहना बिल्कुल सही है। दरअसल अमेजन के एक कर्मचारी ने ही इस बात का खुलासा किया है कि कंपनी ने भारत में कानूनी सलाह के नाम पर 8,546 करोड़ रुपए चुकाए हैं। कैट ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर अमेजन ने सरकार को 8,546 करोड़ रुपए क्यों दिए। कुछ तो गड़बड़ है। मोदी सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।